उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 चरण निपट गए हैं। आखिरी के 2 चरण बचे हैं। इन 2 चरणों के इलाके को पूर्वांचल कहा जाता है। यहां पर जितनी परीक्षा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की है, उतनी ही परीक्षा उनके गठबंधन के दलों की है। इनके नेताओं के नाम ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, अनाधिकृत रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। बिहार से मुकेश सैनी भी जाति संभालने और शायद भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए आ गए हैं। पूर्वांचल में ये सभी बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन में हैं और बड़े बड़े दल गठबंधन के इन दलों पर निर्भर हैं। निर्भर इसलिए हैं क्योंकि पूर्वांचल में जातीय समीकरण थोड़े कठिन, थोड़े से उलझे हुए, थोड़े से पेचीदा और थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। जिस पार्टी को एक सीट पर एक जाति चुनाव जितवाती है, जिस पार्टी को जितवाती है, वही अगली सीट पर समीकरण बदलने के साथ उसी पार्टी को हरवाने भी लगती है। पूर्वांचल के बॉर्डर यानी अवध, जहां से मैं आता हूं, वहीं के समीकरण से समझ सकते हैं कि अयोध्या में जो लोग ब्राह्मण होने की वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पवन पांडे को जितवा रहे हैं, बगल की सीट पर वही सपा को क्षत्रिय कैंडिडेट होने की वजह से हराने की बात कर रहे हैं और भाजपा के ब्राह्मण कैंडिडेट को जितवा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ जाति है। और पूर्वांचल की बात करते हुए अवध का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मैं बेहतर ढंग से समझ पाता हूं, क्योंकि वहीं से आता हूं। आप अपने आसपास की सीटों के जरिए बेहद आसानी से इस समीकरण को समझ सकते हैं और इसीलिए यहां पर गठबंधन के दलों का रोल अहम हो जाता है, जो कुछ हजार वोटों के साथ ही खड़े होते हैं लेकिन जीत हार का अंतर वही तय कर देते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है यह समझा जाए कि कहां खड़े हैं ये गठबंधन के दल, और आज उन्हीं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। जाति है कि जाति नहीं, बड़ा मशहूर कथन है। गैर चुनावी दिनों में 100% जाति पर आधारित राजनीति करने वाले नेताओं का भी यह पसंदीदा कथन हुआ करता है। ये महज कथन नहीं, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में हुए गठबंधनों को देख करके आप समझ सकते हैं। जो लोग बार बार ये दोहराते हैं कि हमें जाति के आधार पर बंटना नहीं चाहिए, विकास और अच्छाई के लिए काम करना चाहिए, वो भी अपने बगल में कुर्सियां जो हैं जाति के घनत्व के प्रतिनिधित्व के हिसाब से ही लगवाते हैं। खैर, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जाति वाले नेता और उनकी पार्टी कर क्या रही है, समीकरण क्या बन रहा है। इसमें कुछ नाम प्रमुखता से हैं जिनको लिया जाना जरूरी है। सबसे पहला नाम मेरे पसंदीदा नेता का है, वो है ओम प्रकाश राजभर, जो कुछ रोज पहले भाजपा के साथ गठबंधन में थे, मंत्री बनाए गए थे और अमित शाह के साथ एक डायरेक्ट मुलाकात वाला कनेक्शन था। वो आज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। इनकी अगर बात करें तो साल 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करके 4 सीटों पर जीत हासिल करी थी। वो मंत्री भी बने, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भाजपा से बगावत करके अलग हो गए और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजभर पिछड़ी जातियों जैसे बिंद कुमार, प्रजापति, कुशवाहा और कोयरी की राजनीति करते हैं। सपा ने उन्हें 18 सीटें दी हैं और राजभर जी पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की 163 सीटों पर असर है उनका। 2017 में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी असर को देखते हुए उन्हें दिल्ली बुलाया था। ओबीसी जिस पार्टी को कहा गया है उनकी सरकार बनी है, मतलब कि ओबीसी जिस पार्टी के साथ गया है उसकी सरकार बनाई गई है। ये उदाहरण वो 2017 में भाजपा के साथ होने की वजह से देते हैं। राजभर बहुत पहले वो कह चुके हैं कि हम 163 सीटों पर 4% हैं, पूर्वांचल में 12 से 22% हैं, इसलिए हम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये उनका दावा है। बाकी देखने वाली बात होगी कि राजभर जी सपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे। चूंकि उनके सामने भाजपा और बसपा का समीकरण है, खास करके बसपा का। हालांकि उसके बावजूद भी उनका दावा है कि 38% अति पिछड़ा और अति दलित वोट उनकी वजह से अखिलेश यादव के साथ है। ये पहला नाम हो गया ओम प्रकाश राजभर का। अब दूसरा नाम है अनुप्रिया पटेल का, जो भाजपा के साथ लंबे वक्त से गठबंधन में है। हालांकि इसी गठबंधन की वजह से उनकी पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है, फिर भी समर्थन में जो है वो अनुप्रिया पटेल के साथ पटेल बिरादरी का ही नजर आता है। यानी कि अनुप्रिया पटेल भाजपा के समर्थन में है और अनुप्रिया पटेल के समर्थन में पटेल बिरादरी और उससे लगे छुए लोग हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने साबित भी किया था। कुर्मी वोटों के बिखराव को रोकने और साधने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अनुप्रिया पटेल के साथ अपना गठबंधन किया, अपना दल के साथ। 2017 के चुनाव में उनको 11 सीटें दी गई थी और जिनमें से उन्होंने 9 सीटें जीत करके भाजपा को दी थी। इस बार भाजपा के सामने जातीय समीकरण से निपटने की थोड़ी और ज्यादा मुश्किलें हैं और इसीलिए उन्होंने अपना दल को सीटें भी भरपूर दी हैं। भाजपा ने इस बार अनुप्रिया पटेल को 17 सीटें दी हैं। उनके सामने इन सीटों को जीतने और अपने आपको कुर्मी नेता, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का कुर्मी नेता सिद्ध करने की चुनौती है।
है। और अगर वो अपने आप को इस चुनाव में साबित कर पाती है तो बिना किसी लाग लपेट के उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का अपना दल चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगा। हालांकि उनको चुनौती पश्चिम से जयंत चौधरी देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के फैलाव के चलते कुर्मी वोटों की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से, और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, सत्ता का हिस्सा है, तो अनुप्रिया पटेल आगे निकल जाएंगी। ये अनुप्रिया पटेल की बात हुई, पटेल वोटों के समीकरण की बात हुई। हम किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि 10 मार्च को वो अपने आप पता चल जाएगा, इस वजह से फालतू की एक तरीके से अंदाजा लगाना गलत बात है। इसके अलावा निषाद वोटों की बात करेंगे, जिसमें से एक नाम संजय निषाद का है जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और नए नवेले चेहरे मुकेश सहनी भी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। संजय निषाद भाजपा के साथ हैं, मुकेश सहनी बिहार में भाजपा के साथ हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खुल करके वो भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा के साथ उनकी तगड़ी अदावत चल रही है। गठबंधन के दलों की बात करें तो केवल भाजपा ने उन्हें गठबंधन में 16 सीटें दी हैं, यानी संजय निषाद को 16 सीटें दी है। निषाद जाति का नेतृत्व करने वाले संजय निषाद का भी दावा ओम प्रकाश राजभर जैसा है। उनका दावा उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 160 सीटों पर निषादों के प्रभाव का है। 2017 में निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर 72 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार उनका जीता था ज्ञानपुर सीट पर। इस बार उन्हें भी अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना है। 16 में से कितना जिता पाते हैं वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा अगर वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर 1000, 1500, 2500, 3000, 5000 वोटों के साथ निषाद है, उन वोटों को भाजपा के पक्ष में अगर कन्वर्ट कराने में कामयाब रहते हैं तो उनको भी एक बड़ा नेता मान लिया जाएगा, कम से कम पूर्वांचल में और भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के तौर पर। इसके अलावा एक और नाम जरूरी है, वो मेरे सेकंड फेवरेट नेता का है, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ा बमक रहे थे जब भाजपा छोड़ करके सपा में आए थे, नाम के पीछे मौर्य है तो जाहिर है मौर्य वोटों के किंग होंगे, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बातें भी हुई थी कि वो मौर्य वोटों को अपने साथ लेकर के घूमने की हैसियत रखते हैं। बसपा से भाजपा में आए थे, भाजपा से सपा में आए हैं तो थोड़ा बहुत वोट लेकर के आए होंगे। लेकिन इसके बाद सपा में जब वो आ गए तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनके बेटे तक को टिकट नहीं मिला, जिसको मूल वजह माना गया भाजपा छोड़ने का। उसके बाद उनकी अपनी सीट आरपीएन सिंह जैसे ही भाजपा में आते हैं तुरंत बदल जाती है। जब वो आते हैं कुशीनगर की फाजिल नगर से सीट से चुनाव लड़ने के लिए, सपा में जमकर अंदरूनी घमासान होता है। बड़े बड़े नेता सपा छोड़ करके बसपा में चले जाते हैं, इधर उधर होते हैं, और उसके बाद मौर्य सिमटते हुए चले जाते हैं। और आज अपनी उनके लिए सीट बचा पाना मुश्किल हो रहा है। बाकी पूर्वांचल में वो क्या असर डालेंगे 10 मार्च को यह भी पता चलेगा। इसके अलावा पटेल वोटों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने भाजपा की तर्ज पर ही जो अपना दल का एक टूटा हुआ हिस्सा है, अपना दल कैमरावादी, जिसमें अनुप्रिया पटेल की मां, बहन और तमाम लोग शामिल हैं, उनके साथ सपा ने गठबंधन किया है। हालांकि उस दल की बड़ी नेता पल्लवी पटेल, चूंकि सेकंड बड़ी नेता वही मानी जाएंगी, वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, कुछ खास मजबूत नजर नहीं आ रही हैं। और इसमें हम अनुप्रिया पटेल की बहन जो है पल्लवी पटेल, उनकी गलती नहीं देंगे, बल्कि पल्लवी पटेल का जब यहां से चुनाव लड़ने की बात हुई थी, सपा ने उनको कहा था, उसके बाद अपना दल कैमरावादी में ही नाराजगियां सामने आई थी, तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो इस सीट जीत करके समाजवादी पार्टी को देंगी, ये लगभग थोथी बात होगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं नजर आ रही है। चूंकि पल्लवी पटेल और अपना दल कैमरावादी के कई नेताओं ने खुद ही नाराजगी जाहिर करी थी कि हम वहां मजबूत नहीं हैं, हमको स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, माफ करिएगा, क्यों केवल घास बना करके डाल दिया जा रहा है ताकि हम वहां जाकर के एक तरीके से सिमट भी जाए और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव भी ना बने। अगर हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन की टैक्टिक की बात करें तो समाजवादी पार्टी सिर्फ जयंत चौधरी को मुखर रह करके आगे कर रही है, क्योंकि वहां पर उनको तगड़े ढंग से आवश्यकता है। और अगर वहां पर जो शुरुआती 2 चरण के चुनाव हुए हैं वहां पर समाजवादी पार्टी को जयंत चौधरी ने मजबूती दे दी होगी तो समाजवादी पार्टी अभी आगे निकल रही होगी, बैलेट बॉक्स में बंद है फिलहाल। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वांचल और अवध में आते हैं, समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के नेताओं को उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं देती है, उतना ज्यादा मंच नहीं देती है, और अखिलेश यादव उनके साथ उतना मंच साझा नहीं करते हैं, उनको उतनी मजबूती प्रदान नहीं करते हैं। उसका डर है, उसकी वजह है क्योंकि इनके पास जितने गठबंधन के नेता हैं वो सभी दल बदलू हैं, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का पहले साथ लिए और उसके बाद जब उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई, किसी के बेटे को टिकट नहीं मिला, किसी की बहू को टिकट नहीं मिला, किसी को अपने हिसाब से मंत्री पद नहीं मिला, उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके आए हैं, समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर उन लोगों के दम पर सरकार बनी भी तो ज्यादा दिन वो सरकार चल नहीं पाएगी, वो कुछ ना कुछ तमाशा करेंगे और उसके बाद एक तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे।
ये तमाम समीकरण हैं जो हमने समझने की कोशिश करी। जो पूर्वांचल की आखिरी 2 बची हुई सीटें हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जातियों की संख्या पर हमने लगातार बात करी है, तो आज उस पर बात नहीं करेंगे। आप पीछे जाकर के उसको समझ सकते हैं, और अगर आप उस इलाके से आते हैं तो अच्छे से समझते होंगे कि पूर्वांचल में किन जातियों का क्या समीकरण चल रहा है। राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट यूक्रेन जो विवाद चल रहा है, मामला चल रहा है, वहां से लेकर के और भारत का जो मामला है उससे जुड़ी हुई पहली खबर है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च मंत्रियों और अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर के छात्रों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए कहा है, लेकिन यूक्रेन में भारी संख्या में तकरीबन 16,000 की संख्या में फंसे छात्रों को अचानक से बाहर निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। छात्रों ने शिकायत करी है कि उनके लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं रह गए हैं, बद इंतजामी है, उन्हें बॉर्डर पार करने में परेशानी आ रही है, उनके पास खाने पीने तक के सामान खत्म हो गए हैं। कुछ छात्रों ने यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा अपने साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें भी की, कई वीडियोस भी सामने आए। उनकी पुष्टि कितनी हुई है इसके बारे में हम कुछ चीज नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो सामने आए हैं जहां पर बॉर्डर पार करते हुए जब पोलैंड की सीमा में वो लोग पहुंचते हैं तो वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें पोलैंड की पुलिस भी शामिल है और यूक्रेन की भी पुलिस शामिल है। इसीलिए छात्रों ने जल्द से जल्द सरकार से उन्हें बाहर निकालने में मदद की मांग करी है और इसके लिए दूतावास के अधिकारियों से भी अपील करी है। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, देवरिया जिले के विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर के सेंट पॉल स्कूल के मैदान में आज योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा हुई। उन्होंने वहां पर सपा, कांग्रेस और बसपा पर जाहिर तौर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, सैकड़ों राम भक्त मारे गए, लेकिन आज पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है। हमारे एक हाथ में विकास की छड़ी है तो दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग है। प्रदेश के गुंडों और आतंकवादियों के खात्मे के लिए हम बुलडोजर का इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने उस इलाके के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करी। इसके अलावा एक खबर दिल्ली उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में, जिनको 1 साल पूरा हो गया है, सुनवाई करते हुए कई बड़े नेताओं को नोटिस जारी करके उनका पक्ष रखने के लिए कहा है। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई लोग शामिल हैं। अदालत ने इन सभी के खिलाफ हुई भड़काऊ भाषण संबंधी एफआईआर में इन्हें अपना पक्ष रखने और इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के संबंध में इनका रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। इसके अलावा एक खबर हरियाणा से, साध्वी के दुष्कर्म के मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो आज यानी 28 फरवरी को पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही उसे आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम डेरे से सुनारिया जेल पहुंचा दिया गया। राम रहीम सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेस के रास्ते रोहतक के लिए रवाना हुए। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा की यात्रा करके राम रहीम का काफिला सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में सुनारिया जेल पहुंचा, जहां उनको जेल में फिर से बंद कर दिया गया है। इस दौरान बड़े विवाद हुए और कहा गया राजनीतिक फायदे के लिए इसको किया गया है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में मादक पेय और दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत पर रोक लगाने की निर्देश देने की मांग की है, साधारण भाषा में शराब की बिक्री वगैरह पर। याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर करी है, जिन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पिछले 7 वर्षों में शराब और नशीले पदार्थों की खपत और उत्पादन को नियंत्रित करने के कदम उठाने के बजाय दिल्ली को भारत की शराब राजधानी बनाया है। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में कुल 280 नगर पालिका वार्ड है और 2015 तक केवल 250 शराब की दुकानें थी। आज औसतन हर नगर पालिका वार्ड में एक शराब की दुकान है और 30 वार्ड में एक भी शराब की दुकान आज से पहले, जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार का फैसला था, उसके पहले नहीं थी। हालांकि नई शराब नीति के तहत राज्य सरकार शराब की दुकानों की संख्या में भारी वृद्धि करने की योजना बना रही है और प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में लगभग 3 शराब की दुकानें होंगी, जो न केवल मनमाना है और तर्कहीन भी है, और बल्कि कानून के शासन के साथ साथ अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वास्थ्य के अधिकार का भी हनन है। याचिका में आम आदमी पार्टी सरकार को अनुच्छेद 21 और 47 की भावना में मादक पेय और दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत का स्वास्थ्य प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रभाव आकलन का निर्देश करने की मांग की गई है। अजीब विडंबना है, बिहार में एक तरफ शराब बंद है तो वहां पर अलग तरीके का बवाल मचा हुआ है, और दिल्ली में एक तरफ जब शराब की दुकानें बढ़ाने की बात की जा रही है, संख्या उनकी बढ़ाने की बात की जा रही है, तब भी इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत।
पंडित श्री राम शर्मा का कहना है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना किया जाए जो आपको अपने लिए नहीं पसंद है। बहुत छोटी सी बात है और जिंदगी में अक्सर हम रोजाना अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जो अगर हमारे साथ किए जाए पसंद नहीं है, लेकिन हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन एक बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान होने की वजह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के साथ ऐसा व्यवहार गलती से भी ना करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। अगर वही आदमी आपके लिए वैसा व्यवहार करे तो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो उसके साथ भी व्यवहार करने का आपको कोई नैतिक हक नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कार्यक्रम को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। शुक्रिया।